Prose of later Victorian period. इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था विक्टोरियन पीरियड का, अर्ली विक्टोरियन पीरियड, उसकी प्रोज को हमने डिस्कस किया। तो मुझे जल्दी से रिकॉल करके बताएं कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन से प्रोज राइटर्स थे। हाँ जी, कौन बताएगा? हमने 3-4 बड़े नाम डिस्कस किए थे। अर्ली विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन से प्रोज राइटर थे, कौन बताएगा? भूल गए? सर मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन मैथ्यू रस्किन, आर्नल्ड, जॉन थॉमस रस्किन, कार्लाइल। कार्लाइल एंड जी ठीक है। कार्लाइल, रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, ये वो बड़े नाम हैं प्रोज के अंदर जो कि अर्ली विक्टोरियन एज में मौजूद हैं। तो आज हम प्रोज डिस्कस करेंगे, प्रोज ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड। और इसमें जो पहले नंबर पे जो प्रोज राइटर है, बेसिकली वो एक ग्रुप है और वो एक मोमेंट है प्रोज के अंदर, और वो है न्यूमैन एंड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इसको हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। और बेसिकली इस मूवमेंट का क्या मकसद था? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ये एक रिलीजियस मूवमेंट है, और इस मूवमेंट का बेसिक पर्पस था रिलीजन के अंदर रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को वापस ले आया जाए। तो ये इसका बेसिक इस मूवमेंट का एम था। हम जानते हैं कि इंग्लैंड में पहले कैथोलिक एक ही सेक्ट था, फिर बाद में प्रोटेस्टेंट्स में वो कन्वर्ट हो गए। जो कैथोलिक जो चर्च है उसमें रिचुअल्स और उसमें ये रिलीजियस जो सेरेमनीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है कैथोलिक चर्च के अंदर। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो किसी किस्म की ट्रेडिशन, किसी किस्म की रिलीजियस जो रिचुअल है उससे बिल्कुल भी वो नहीं मानते। उन्होंने मज़हब को बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। तो फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने ये महसूस किया, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने महसूस किया कि मज़हब के अंदर रिचुअल्स का होना एक अच्छी चीज़ है और उससे लोग मज़हब के साथ जो है वो इन टच रहते हैं। तो विक्टोरियन एज में जहाँ पर डार्विन की थ्योरी थी और जहाँ पर लोग मज़हब से दूर हो रहे थे, तो इस गैप को महसूस किया जा रहा था कि रिलीजन के अंदर रिचुअल्स हों और लोगों को किसी बहाने, रिचुअल्स के बहाने मज़हब की तरफ जब वो ले आया जाए। तो उसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की और उसका नाम था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्यों है? क्योंकि इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले लोग जितने भी थे वो स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे और उनका ताल्लुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था और वहीं पे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। तो इसलिए इसको हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का नाम देते हैं। इसमें एक छोटी सी मैं बात बता दूं कि अभी जो हमारे साथ न्यू कमर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान ना हो और उनके साथ साथ हम रिवीजन के लेक्चर्स भी उनके लिए अरेंज किए हुए हैं और उनको आगे भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन एज की रिवीजन कर ली है और हमने आगे नेक्स्ट रेनेसांस एज की तरफ जाना है। तो इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ उसको मैनेज कर रहे हैं कि जो पीछे से चीज़ें हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं तो वो भी पीछे से चीज़ें उनको कवर हो जाए। और उसके साथ साथ आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो उसको भी पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता हैं। हमने बेसिक, हमारा मकसद तो है कि सिर्फ रिकॉल करना। तो आप जो एडवांस में चल रहे हैं पुराने ग्रुप के साथ वो भी आप उसे पढ़ेंगे और जो नया ग्रुप है, जो रिवीजन्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना और साथ साथ जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, आज हम विक्टोरियन एज कंप्लीट कर देंगे तो कल हम आगे फिर मॉडर्न एज स्टार्ट करेंगे। तो वो आपके लिए एक बिल्कुल न्यू एज होगी उसके, और आपको उसमें इंशाल्लाह स्टार्ट से समझ आएगा, इसलिए कोई आप उसमें परेशान नहीं होंगे कि हमें दरमियान में से स्टार्ट किया हुआ है, करवाया हुआ है।
चले जी, तो इस मोमेंट की बात कर रहे थे क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये स्टार्ट हुई, वहाँ के स्कॉलर्स थे, इसीलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रखा गया। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज एन अटेम्प्ट टू रिकवर ए लॉस्ट ट्रेडिशन। जो इंग्लैंड में जो ट्रेडिशंस जो कि ख़त्म हो गई थी मज़हब के अंदर, उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए ये एक अटेम्प्ट थी। बेसिकली असल क्या था, लोग जो है वो ओपनली तो नहीं कह रहे थे इस मूवमेंट को चलाने वाले, लेकिन असल में वो चाहते थे, और ये अंदर की बात है और डीप उसका एनालिसिस है। तो लोग चाहते थे कि दोबारा इंग्लैंड के अंदर कैथलिकिज्म को दोबारा रिवाइव किया जाए, दोबारा कैथलिक बना दिया जाए, लोगों को दोबारा कैथलिक्स पर कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली इनका असल टारगेट ये था। और जितने भी ये मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, ये सारे कैथलिक हो गए थे बाद में, प्रोटेस्टेंट से ये शिफ्ट हो गए थे कैथलिक पे। तो असल पीछे मोटिव ये था कि कैथलिक्स की तरफ लेके जाया जाए इनको। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, ट्रेडिशंस को दोबारा रिवाइव करें, बेशक आप कैथलिक में ना कन्वर्ट हो, आप प्रोटेस्टेंट ही रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप ट्रेडिशंस को भी साथ ऐड करें। असल में इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन असल में क्या हुआ फिर बाद में, ये खुद लोग सारे के सारे कैथलिक हो गए। इंग्लैंड बिकेम ए प्रोटेस्टेंट कंट्री इन 16th सेंचुरी। एंग्लिकन चर्च जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है, इंसिस्टेड ऑन सिंप्लिसिटी एंड नॉट एनकरेज्ड एलेबोरेट सेरेमनीज। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जो एंग्लिकन चर्च है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, एलेबोरेट सेरेमनीज पर बिलीव नहीं रखते, बल्कि सिंप्लिसिटी पे वो बिलीव रखते थे। became too much rational, having no faith in rituals and old traditions। ये भी बात हम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल हो चुके थे और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पर कोई उनका यकीन नहीं था। दे वांटेड टू रिकवर द रिचुअल्स एंड आर्ट ऑफ मेडिवल चर्च। रिचुअल्स और मेडिवल चर्च की जो ट्रेडिशंस हैं, उनको ये रिकवर करना चाहते थे। द germ of Oxford movement is to be found in 1822 in Wordsworth ecclesiastical sketches। वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा था, उसका नाम था ecclesiastical sketches। उसमें उसने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की, कहा जाता है कि उसने उसके जर्म्स उसमें डाले थे। और वर्ड्सवर्थ भी चाहता था कि वो रिचुअल्स, और वर्ड्सवर्थ भी कैथलिक चर्च की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। तो एक्लेसियास्टिकल स्केचेस के अंदर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो जर्म्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। शोड हिमसेल्फ ए फॉलोअर कैथलिक पास्ट। तो इसमें भी वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को कैथलिक पास का फॉलोअर जो वो शो किया। जॉन कैलील हैं प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड, स्टार्टेड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। जॉन कैलील ने बेसिकली फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बुनियाद रखी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद फिर ई बी प्योसे एंड न्यूमैन sport from Oxford, that's why it is called Oxford movement। तो ई बे प्यूजे और न्यूमैन ये सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, वहीं से इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की, तो इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहा गया। दे रोट पैम्फलेट, और इस मूवमेंट के लिए उन्होंने एक पैम्फलेट्स पब्लिश किए जिसका नाम था ट्रैक्ट्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये बड़ा फेमस उस टाइम के मूवमेंट मैगजीन था, जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया। देन मूवमेंट गॉट इट्स नेम, और फिर इसी मैगजीन के नाम से, इसी पैम्फलेट के नाम से इसका नाम भी ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो है वो बन गया। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। प्यूजी, colleague of Cabell, originated Puseyism, the form of Anglicanism which came nearest to Rome without being merged into Romanism। तो एक प्यूजिज्म की एक स्कूल ऑफ थॉट था। प्यूजिज्म जो कि प्यूजी ने एक फ़िलासफ़ी, एक आइडियोलॉजी दी थी, जो कि कैबल, ये एक और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के फॉलोअर्स थे। कैबल जो इनके कोलीग थे प्यूजी के, तो उन्होंने ये एक थॉट दी जिसे प्यूजिज्म का नाम दिया गया कि रोमन या रोमन चर्च में कन्वर्ट हुए बगैर, वही बात जो मैंने पहले भी आपको बताई, रोमन चर्च में कन्वर्ट हुए बगैर वो कुछ चीज़ें दोबारा एंग्लिकन चर्च में ऐड की जाएं,
जो ट्रेडिशंस है, कुछ कुछ रिचुअल्स हैं, उनको दोबारा ऐड किया जाए, तो इस आइडियोलॉजी को प्योजीइज्म का नाम दिया गया। उसके बाद फिर न्यू मैन आते हैं। न्यू मैन जिन्होंने इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया और इसमें सबसे ज़्यादा काम किया, उसको बहुत आगे फिर लेके गए, और वो थे न्यू मैन। वन जीनियस ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, और फ्रॉड कॉल्स हिम इंडिकेटिंग नंबर, और इनको फ्रॉड ने इंडिकेटिंग नंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का नाम इन्होंने दिया। ही कन्वर्टेड टू रोमन कैथलिकिज्म इन 1845, और वही बात फाइनली ये इस मोमेंट के बाद 1845 में ये फिर रोमन कैथलिकिज्म में ये कन्वर्ट हो गए थे। इन 1879 ही वॉज मेड कार्डिनल, और फिर बाद में ये एक कार्डिनल भी बने। कार्डिनल ये एक रिलीजियस ओहदा है, और एक बड़े पादरी को जो वो आप जो कि एक गिरजा घर को हेड कर रहा होता है, उसे कार्डिनल जो है वो कहा जाता है। तो ये फिर बाद में कार्डिनल भी जो है वो बने। तो न्यू मैन का जो वर्क है उसमें देखें अपोलोजिया प्रो वाइटा सिवा, ये इनका प्रोज के अंदर वर्क है। और उसके बाद द आरियंस ऑफ द 14th सेंचुरी, ये भी इनका वर्क है। ऐसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, ये भी इनका वर्क है। लॉस एंड गेन, द आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ये सारे न्यू मैन के प्रोज वर्क्स हैं। उसके बाद वॉल्टर पीटर आते हैं जी, लीडर ऑफ एस्थेटिक एंड डेकेडेंट्स इनको कहा जाता है। ही वॉज वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, और इनका मेथड क्या था, इम्प्रेशनिज्म, विच हैजलेट एंड लैम हैड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेटेड। तो इम्प्रेशनिज्म की जो टेक्निक है वो इन्होंने अपने वर्क के अंदर अडॉप्ट की। हिज चीफ मेरिट लाइज इन डिटेल्स, और इनका वर्क आगे देखें तो वो है जी स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनिसांस और ग्रीक स्टडीज़, ये वॉल्टर पीटर के वर्क्स हैं। तो इस तरह ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक प्रोज के अंदर मूवमेंट है, और एक रिलीजियस मूवमेंट थी जिसमें प्रोज वर्क प्रोड्यूस हुआ। तो ये इस टाइम की एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि मूवमेंट है, प्रोज के अंदर थी, लेटर विक्टोरियन इरा के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा वो विक्टोरियन प्रोज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और फिर आगे नेक्स्ट बिल्कुल इस सेंचुरी के लास्ट में, एंड पे बिल्कुल फिर क्या है जी, 19th सेंचुरी के लास्ट में रिवाइवल ऑफ ड्रामा हमें देखने को मिलता है। ड्रामा इमर्ज होता हुआ नज़र आता है। हम जानते हैं कि ड्रामे के साथ बहुत बुरा हुआ, और रेनेसांस एज में उसने इतनी पीक देखी, बाद में उस बेचारे को नज़र लग गई, और प्योरिटन्स ने बिल्कुल ड्रामा बैन कर दिया। रेस्टोरेशन एज में वो पॉपुलैरिटी हासिल ना कर सका जो कि रेनेसांस एज में थी। और क्लासिकल एज में फिर आप जानते हैं कि लाइसेंसिंग एक्ट आया 1737 के अंदर, उसने भी ड्रामे की फ्रीडम, ड्रामेटिस्ट की फ्रीडम को कर्टेल किया। लोगों ने ड्रामा लिखना छोड़ दिया और नॉवल राइटिंग की तरफ आ गए। उसके बाद फिर रोमांटिक एज में कोई हमें रिमार्केबल ड्रामेटिस्ट कोई ड्रामा लिखता हुआ नज़र नहीं आता। और फिर बिल्कुल विक्टोरियन एज के एंड पे, मॉडर्न एज के बिल्कुल स्टार्ट के करीब, रिवाइवल ऑफ ड्रामा हमें नज़र आता है। ठीक है जी। इसमें जो ड्रामाटिस्ट हैं उनको आगे मॉडर्न एज में भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये विक्टोरियन एज के बिल्कुल लास्ट से भी ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखें रिवाइवल ऑफ ड्रामा में क्या है, इसमें पहली कंट्रीब्यूशन है जी ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जो कि एक आयरिश है, आयरलैंड के रहने वाले हैं, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने फिर बाद में ये शिफ्ट हो गए थे, और इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने प्रोड्यूस किया। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोइट्री के अंदर इनकी मोमेंट भी है, एस्थेटिक मोमेंट है पोइट्री के अंदर। ये नॉवेलिस्ट भी हैं ऑस्कर वाइल्ड। जब हम मॉडर्न नॉवल की बात करेंगे तो उसमें ऑस्कर वाइल्ड का नाम भी आएगा। तो ही इज़ ए पोइट, ही इज़ ए नॉवेलिस्ट, एंड ही इज़ आल्सो ड्रामाटिस्ट। तो एक बड़े जीनियस पर्सनैलिटी हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सन है ऑस्कर वाइल्ड।
ही वॉज सन ऑफ ए फेमस डबलिन सर्जन। डबलिन कहाँ पे है जी, कोई बता सकता है? डबलिन क्या है? आयरलैंड वैसे। आयरलैंड में क्या है? कैपिटल है सर आयरलैंड का। आयरलैंड का कैपिटल है, वेरी गुड। डबलिन आयरलैंड का कैपिटल है, और आयरलैंड इंग्लैंड के कब्जे में ही था। और जिस तरह स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये दो हमेशा से इंग्लैंड के अंडर ही रहे हैं कंट्रीज, इंग्लैंड का इन पे रूल रहा है। ही रोड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और इन्होंने जो ड्रामा लिखा उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में ऐड किया जाता है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लेंगे, जिनके माइक ऑन है वो अपने माइक म्यूट कर देंगे। तो ऑस्कर वाइल्ड के जो कॉमेडी ऑफ मैनर बेसिकली क्या है? एक कॉमेडी ऑफ आइडियाज होता है और एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। कोई बताएंगे कि कॉमेडी ऑफ मैनर क्या चीज़ है? व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मैनर? कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है? इसमें क्या होता है? सोसाइटी पे सटायर किया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर में। सोसाइटी पे सटायर किया जाता है। सारी सोसाइटी पे सटायर किया जाता है। सोशल कन्वेंशंस पर, जो रिवायात है उन पे, मैनर्स पर सटायर या क्रिटिसिज्म। सोशल मैनर्स पे, कन्वेंशंस पे, और इसके अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर में अपर क्लास फैमिली की मैनरिज्म को उन पे ये बेसिकली सटायर होती है। जो अपर क्लास, सारी सोसाइटी नहीं, जो एक ख़ास पर्टिकुलर क्लास है, अपर क्लास जिसे हम कहते हैं, उनके मैनर्स पे सटायर, दैट इज़ कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इसमें देखें ऑस्कर वाइल्ड ने क्या लिखा? एन आइडियल हस्बैंड, ये इनके प्लेज हैं। ए विमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि इनका सबसे पॉपुलर प्ले था। लेडी विंटरमेयर्स फैन, ये 4 इनकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं। और होपफुली आपने इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पढ़ा हुआ है। हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। वेरी गुड, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो एक और जीनियस पर्सनैलिटी है ड्रामे के अंदर, जिन्होंने ड्रामे को रिवाइव करने में बहुत बड़ा एक रोल परफॉर्म किया, और वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये भी बेसिकली आयरिश हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गया और ऑस्कर वाइल्ड, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। इन 1876, ये 1876 है, केम टू लंदन फ्रॉम डबलिन, डबलिन से ही लंदन आते हैं। ही वर्कड एज क्लर्क फॉर 7 years। ही वर्कड लॉन्ग एज ए क्रिटिक ऑफ म्यूजिक एंड देन ऑफ ड्रामा। तो क्लर्क थे बेसिकली बाय प्रोफेशन, और अब म्यूज़िक के क्रिटिक थे, फिर ड्रामा के क्रिटिक बन गए। रोड 5 नॉवेल्स, 5 इनके नॉवल भी हैं। एक सोशल रिफॉर्मर हैं जी, ये इनकी सबसे मेन इनकी ट्रेट है, इज़ ए सोशल रिफॉर्मर। सोशल चेंज के ये हामी थे। चैलेंज्ड कन्वेंशनल एटीट्यूड्स, और जो कन्वेंशनल एटीट्यूड्स थे, जो कन्वेंशनल जो नॉर्म्स सोसाइटी के अंदर चलते हुए आ रहे थे, उनके ये बहुत ज़्यादा खिलाफ, ये बहुत रेडिकल थे। जिस तरह कन्वेंशनल एटीट्यूड से मुराद जिस तरह लोगों की औरतों के बारे में राय थी, विमेन के हवाले से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, सोशल रिस्ट्रिक्शंस थी। उनको साइकिलिंग की इजाज़त नहीं थी, उनको सोशल फ्रीडम हासिल नहीं थी।
तो इस तरह के माइंडसेट के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और सोसाइटी के अंदर एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज ले आना चाहते थे। ही अटैक्ड थिएट्रिकल सेंसरशिप और इसके अलावा ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ आयरलैंड। तो थिएटर के ऊपर जो सेंसरशिप थी, वही जो लाइसेंसिंग एक टाइप की जो एक्टिविटीज़ थी, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। और इसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ आयरलैंड, के ब्रिटिशर्स ने जो आयरलैंड के साथ जो ट्रीट किया, उसके भी ये बहुत ही सख्त ख़िलाफ़ थे। उस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा उन एक्शंस के ख़िलाफ़ इन्होंने अटैक किया, उन पे अटैक किया, उन एक्शंस के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की। मतलब जैसे कि एक टाइम था, इंग्लैंड ने कोशिश की, अपनी हत्तल इम्कान कोशिश की कि आयरलैंड को मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया जाए, उनकी आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए। और आयरलैंड के एक एक शहर, एक एक छोटी छोटी जगह के नाम उन्होंने चेंज किए, इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, कि किसी तरह इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो, किसी तरह ये सारे के सारे लोग, सारा का सारा इनका इलाका इंग्लैंड के साथ जम हो जाए। बहुत इन्होंने कोशिश की। इनका एक प्ले है, उसका नाम है ट्रांसलेशन। अगर आपको टाइम मिले तो वो आप उसे लाजमी पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन। तो उसमें आपको एक ट्रू पिक्चर मिलेगी कि आयरलैंड के साथ इन्होंने क्या किया, उनकी लैंग्वेज भी ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश की। तो खैर उसमें फिर वो कामयाब ना हो सके और फिर इन्होंने आयरलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और आयरलैंड का वो हिस्सा जो कि सबसे ज़्यादा रिच था, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा थे, ब्रिटेन ने उस हिस्से को अपने साथ मिला लिया। और बाकी हिस्सा जो जहाँ पर वसाइल कम थे, जो बैरन एरिया था, जहाँ पुअर लोग ज़्यादा रहते थे, और उसको फिर इंडिपेंडेंट आयरलैंड का नाम दे के उसे आज़ाद कर दिया। तो इस तरह जो इन्होंने आयरलैंड के साथ जो ट्रीटमेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका वर्क देखें ड्रामे के अंदर, आर्म्स एंड मैन, द डेवल्स डिसिपल, यू नेवर कैन टेल, मैन एंड सुपरमैन, हार्ट ब्रेक हाउस, सेंट जॉन, मेजर बारबरा, ये सारे इनके वर्क्स हैं। होपफुली आपने अपने सिलेबस में मेजर बारबरा लाजमी पढ़ा होगा। हाँ जी, पढ़ा है ना सबने? यस सर। जी सर। जी सर। वेरी सर, गुड। वो जो पिग्मेलियन है सर, इनका जो वर्क है सर। हाँ, पिग्मेलियन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिग्मेलियन। इसके अलावा बेशुमार इनके और भी वर्क्स हैं, यहाँ पे सारे मेंशन वो नहीं नॉवल है किए। सर, पिग्मेलियन कॉमेडी है। नॉवल, पिग्मेलियन आई थिंक ड्रामा है। पिग्मेलियन ड्रामा है। सर जिन्होंने नहीं स्टडी किया हुआ वो कैसे करें? पिग्मेलियन हाँ, आपको पिग्मेलियन करना पड़ेगा। वैसे तो इसमें आपको मैन एंड सुपरमैन भी करना पड़ेगा, मेजर बारबरा, मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन। ये इसको आप इनकी शॉर्ट समरीज एक दफ़ा पढ़ ले तो दैट इज़ एनफ आई थिंक। बल्कि इसमें आर्म्स एंड मैन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आर्म्स एंड मैन और मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा एंड पिग्मेलियन, ये 4 आप इनको लाजमी आप देखेंगे। उसके बाद आगे चले तो नेक्स्ट है जी नॉनसेंस प्रोज एंड वर्स। विक्टोरियन एज के एंड पे एक और